नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से आए हुए चंदन कुमार जी। चंदन कुमार जी वर्किंग पीपल्स चार्टर के राष्ट्रीय संयोजक हैं, समन्वयक हैं और ये संगठन 2013 से इस देश में काम कर रहा है और खासकर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी, उनकी वर्किंग कंडीशन, उनको मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा, इन सारे मसलों को लेकर के और मिनिमम वेज को लेकर के अभी खासकर ये लोग सक्रिय हैं। चंदन जी, आपका स्वागत है। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा कि मिनिमम वेज पर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने कोई याचिका दायर की है कि जो असंगठित क्षेत्र में जो मिनिमम वेज, तो क्या असंगठित क्षेत्र में तो कोई वेज ही नहीं है, मनमर्जी वाला सब मामला है, तो वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफ करें। 2015 में जो दिल्ली में मजदूरी बढ़ी, उसमें वर्किंग पीपल चार्टर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ऐतिहासिक जजमेंट है रैप्टाकोस ब्रेड करके, और देश में पहली बार वो दिल्ली में लागू कराया और वर्किंग पीपल चार्टर ने इसकी कवायद शुरू की और इसको लेकर आंदोलन किए और इसको लेकर के सरकार से बातचीत करके इसको बढ़ाया। तब से हमारी एक समझ बनी कि असंगठित, क्योंकि हमारा काम उस क्षेत्र में है, हमने ये सोचा कि अगर सरकार के साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए, कानून का इस्तेमाल करते हुए अगर करें तो सारे वर्ग को भी हम एक नियमित मजदूरी, हम अंग्रेजी में बोलते हैं नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस कानून की भाषा में, वो मजदूरों तक पहुंचा सकते हैं। तो उसके ऊपर हमारा एक काफ़ी सारा काम रहा पिछले 5-6 सालों में। अभी कोरोना काल में दो चीज़ें हमारी बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन रही। एक तो रहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया और वो केस शुरू हुआ जब भारत सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया सारे सरकारों को कि कोरोना में किसी भी मजदूर का कोई भी मजदूरी नहीं कटेगा, कोई भी मजदूरी किसी का रोकेगा नहीं, और उसको लेकर के सरकार ने निर्देश जारी किए। और उस निर्देश के खिलाफ एक प्राइवेट एसोसिएशन मालिकों का फीकस प्राइवेट लिमिटेड करके सुप्रीम कोर्ट में गया और उसने सरकार के इस आदेश को चैलेंज किया, चुनौती दिया, और वर्किंग पीपल चार्टर के सारे सदस्यों ने मिल करके इसको सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन किया। कहा उसमें कि सरकार के फैसले का मालिक विरोध कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और पूरे देश भर से हमने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ये सही नहीं है। इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज, सेक्टर टू सेक्टर, हर जगह पे मजदूरों की मजदूरी रोकी गई, मजदूरों की मजदूरी काटी गई, और ये नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने ही फैसले को इंप्लीमेंट नहीं करा पा रही है, ये बहुत दुखद है। सबसे मजेदार बात यह है कि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया जब मालिक लोग फीकस प्राइवेट लिमिटेड जब सुप्रीम कोर्ट में गए, और सरकार ने अपने ही ऑर्डर को वहां डिफेंड नहीं किया। सरकार बल्कि आप लोगों को याद होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से बाद में एक आदेश आया कि अब जो है वो जो आदेश दिया गया था कोविड का, जब लॉकडाउन शुरू किया गया था कि लॉकडाउन के दौरान सबको वेजेस मिलेंगे, उस आदेश को वापस करने का एक नया आदेश जारी किया गया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मामला तभी हो रहा है, मुझे लगता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा चल रहा था, इसी दौरान उसी प्रेशर में किया गया। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गृह मंत्रालय ने अपने ही ऑर्डर को डिफेंड नहीं कर पाए, बचा नहीं पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही मजेदार फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कहीं ना कहीं दिखी कि वो सरकार के साथ हाँ में हाँ भरती हुई नजर आई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एडहॉक सा फैसला दिया। उसने कहा कि मालिक मजदूर अपना ठीक से प्यार से बातचीत करके समझ लें। मतलब ये तो बहुत अजीब सी ही बात है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, हम जानते हैं इन चीज़ों को लेकर। माने बकरी और शेर जो है आपस में निपट लें, इसमें हमारा स्टेट का क्या करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्या फैसला सुनाएंगे। और जैसे आपने सही उदाहरण दिया कि बकरी और शेर आपस में फैसला कर लें ये कौन कितना चारा खाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही बात हुई, और वो आज तक मामला चल रहा है। उसके सारे विकल्पों पे भी हम काम कर रहे हैं, और ये हमारी बात अभी भी लगी हुई है कि सरकार अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कराए। मजदूर सड़कों पे चलते हुए मरे, औरंगाबाद में आपको याद होगा कि रेलवे की पटरी पे मजदूर मरे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के मुद्दे को, केस को लिया, और उस मामले में भी वर्किंग पीपल चार्टर ने इंटरवीन किया, हस्तक्षेप किया, और पूरे भारत से कितने मजदूरों को कितने राशन चाहिए, कितने मजदूरों को घर जाना है, कितने मजदूरों की मजदूरी नहीं मिली, ये सारे आंकड़े हमने पूरे भारत से जुटाए और सुप्रीम कोर्ट को दिया, और सुप्रीम कोर्ट से हमने कहा कि इसके ऊपर सही कार्रवाई की जाए। तो ये दो महत्वपूर्ण इंटरवेंशन वर्किंग पीपल चार्टर ने कोविड के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में किया। चलिए, वर्किंग पीपल्स चार्टर की तरफ से जो आप लोग काम कर रहे हैं मजदूर वर्ग के लिए, बेहतर ही है क्योंकि चीज़ें नहीं आ पाती हैं। एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि संसद में इन्होंने कहा कि जो मर गए मजदूर लॉकडाउन के दौरान पैदल चलते हुए या किसी अन्य कारणों से ट्रेन में, उनकी संख्या, उनका कोई आंकड़ा नहीं है, डेटा नहीं है। ये बात संतोष गंगवार ने कही, संसद में कही, लिखित रूप से जवाब दिया।
कि हमें इसका कोई आंकड़ा नहीं है, तो उनको मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्या वर्किंग पीपल्स चार्टर जो है WPC ने इस तरह का कोई आंकड़ा इकट्ठा किया है? हमने इसका आंकड़ा खुद तो इकट्ठा नहीं किया, लेकिन जो इस मुद्दे पे काम कर रहे थे हमारे साथी, उनके मदद से, जैसे स्वान करके एक नेटवर्क है, स्टैंडर्ड वर्कर्स नेटवर्क के माध्यम से, और भी जो ग्रुप्स काम कर रहे थे, तो हमने इन सारे नेटवर्क के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से हमने इसका आंकड़ा इकट्ठा किया और सुप्रीम कोर्ट को हमने बताया कि सरकार जो संसद में कह रही है वो गलत कह रही है। तो आपने वो आंकड़ा दिया? वो आंकड़ा कितना है आपके हिसाब से? वो आंकड़ा बहुत पुख्ता हम नहीं कह सकते हैं कितना है, फिर भी हमने कहा मोटा मोटी, हमने कहा करीब करीब 200 मजदूर चलती हुई ट्रेन में मरे हैं, ये हमने कहा है। चलती हुई ट्रेन में? बाकी आप लोगों ने वो आंकड़ा नहीं दिया? हमारे पास वो आंकड़ा नहीं था, लेकिन हम जब हमारे पास वो आंकड़ा नहीं था तो हम कैसे सरकार को बताएंगे इस चीज़ को लेकर के। जी, वैसे तमाम मीडिया में जो खबरें आई और हम लोग लगातार वर्कर्स यूनिटी इसको चेस कर रहा है इन सारी खबरों को, और हम लोगों का अनुमान है, और इसको और अगर संसाधन होते तो इसको और ज़्यादा चेक किया जा सकता था। कम से कम 6 से लेके 700 लोग की बने डेथ है। और इस बात को श्रम मंत्री के बयान के दूसरे तीसरे दिन पीयूष गोयल का बयान आता है कि वो बताते हैं कि ट्रेन में कितने लोग मरे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो बहुत अजीब बात है कि सरकार के ही 2 मंत्रियों के बीच में कोई आपको दिख रहा है कि वार्तालाप के बीच में कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट है, वो कि श्रम मंत्री कर रहे हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है, जबकि रेल मंत्री कह रहे हैं कि हाँ इतने लोग मर सकते हैं। तो ये जो एक विरोधाभास देखने को मिला, ये सरकार के बीच अंदर के जो लोग थे उनके बीच में भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और सबसे गंभीर बात यह थी कि सरकार ने यह भी नहीं कहा कि हाँ हम पता करेंगे कितने मजदूर हैं, उनको हम एक मुआवजा देंगे। सरकार ने उस बारे में कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। ये वही सरकार है जो एक तरफ लेबर कोड लेकर के आ रही है, जिसमें 44 श्रम कानून लगभग ख़त्म कर दिए गए, 33 तो इसी में, जो 3 लेबर कोड हैं और वेज लेबर कोड में। तो एक चीज़ और जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या आप लोग WPC की तरफ से सरकार को कोई मेमोरेंडम दे रहे हैं स्टेट लेवल पे? जैसे आप लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार तो BJP और मोदी से अलग है, जिसको बहुत सारे लोग फासिस्ट मानते हैं और मजदूर विरोधी मानते हैं। लेकिन ये जो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस और NCP और इन तीनों शिवसेना का जो गठबंधन सरकार है, क्या उसको आप लोगों ने कोई मेमोरेंडम दिया? क्या इस बारे में कोई वार्ता की? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी की भी सरकार हो, हमारा काम है कि सरकार को सही आईना दिखाना, उनको बताना कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या आपको सही करना चाहिए। वर्किंग पीपल चार्टर के साथियों ने महाराष्ट्र में भी बम्बई हाई कोर्ट में मई के महीने में एक जनहित याचिका दायर की और हमने सरकार को बताया कि क्या क्या होना चाहिए था। हम लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में घूम करके, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में जा करके, शॉर्ट टर्म शेल्टर होम में जा करके हमने सरकार को पूरे आंकड़े दिए कि इतने सारे बस्तियों में, इतने सारे मजदूरों के बीच में हम गए, फैक्ट्री के बाहर मजदूर खाली पेट बैठे हुए थे। सारे आंकड़े हमने सरकार को जुटाए और सरकार को दिए और हमने कहा कि आपकी सरकार जो है निकम्मी और काम नहीं कर रही है। ये बात हमने जनहित याचिका के माध्यम से किया, हमने मीडिया के माध्यम से किया। और वहाँ के जो श्रम मंत्री हैं दिलीप वलसे पाटिल, उससे हमारा डेलीगेशन मिला, कोरोना के टाइम में मिला, डेलीगेशन से मिला, और हमने सरकार को बताया कि आपको ये करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप में और BJP की सरकार में क्या अंतर है? तो क्या उनका क्या जवाब रहा? माने ये जो वहाँ पे गठबंधन सरकार है शिवसेना के नेतृत्व में, उद्धव ठाकरे की सरकार, उससे जब आप लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं तो क्या आपका अनुभव है? मुझे ये लग रहा है कि अभी बहुत बड़े लेवल पे मतलब ये आपका काम है और ये आपका काम है, ऐसी तू मैं चल रही है, मुझे लगता है ऐसा। अभी राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारा GST का भी रिम्बर्समेंट नहीं किया, हमारे जो GST के जो हमारा पैसा बनता है वो भी नहीं दिया। सरकार ये कह रही है कि हमारी ट्रेजरी खाली है और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम क्या से कहाँ से क्या कल्याणकारी योजना बनाएं। तो ये एक बड़ी विडंबना वाली हालत है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन उसमें ना पड़ते हुए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सरकार को हमने ये लिख करके दिया कि आपकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 7 अरब रुपए संदीप जी पड़े हुए हैं, 7 अरब रुपए, और 7 अरब रुपए में से सरकार ने 300 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किए। जितने माइग्रेंट वर्कर्स थे किसी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। सरकार ने घोषणा किया कि हम सारे मजदूरों को, जो भी मजदूर पंजीकृत हैं, उनको 2000 रुपए देंगे। सरकार वो पैसे नहीं दे पाई। ये पूरे देश में यही हाल है कि हर स्टेट में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके मद में, क्योंकि एक्सेस लागू किया गया था कि जो बिल्डिंग बनेगी उसमें एक हिस्सा जो है एक कुछ 2-3% देंगे, वो 1% देंगे, और 10 लाख से ऊपर जो भी प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट का कोई भी कॉस्ट होगा उसका 1% आप स्टेट के कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में जमा करेंगे। और वो पैसा दसियों साल से जी वो लटका हुआ है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है उसने भी उसको डिसबर्स नहीं किया।
क्या जिस तरीके से सारे खजाने खाली किए जा चुके हैं, उस तरीके से क्या ये जो बोर्ड है इसका भी खजाना खाली कर दिया कि आखिर सरकार ने खर्च क्यों नहीं किया? वहाँ क्या पैसा वाकई पड़ा है या नहीं पड़ा है? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से अगर हम रिपोर्ट देखते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, उसके हिसाब से 7 अरब रुपए, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ये बता ही नहीं रही है कि कितने पैसे पड़े हुए हैं, कितने पैसे खर्च हुए हैं, कोई इसका हिसाब नहीं है। मुझे ये शक है, सरकार इसको क्लैरिफाई करे। ये हमने मंत्री जी को लिख करके भी पूछा है कि क्या आपने पैसे और कहीं खर्च कर दिए। मुझे लगता है कि सरकार ने वो पैसे कहीं और मादे में खर्च कर दिए हैं, खजाना खाली कर दिया है, और इसलिए सरकार वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रही है। इसका मतलब कि तो ये बहुत बड़ी लूट हो गई मजदूरों, ये भ्रष्टाचार है। ये जो मजदूरों का पैसा, मजदूरों का जो हक का जो पैसा है, जो मजदूरों के लिए खर्च होना था, सरकार ने किसी और चीज़ के लिए खर्च किया। हो सकता है अच्छे कामों के लिए खर्च किया हो, लेकिन वो पैसा जिस काम के लिए खर्च होना था नहीं खर्च हुआ है। ये कानून का उल्लंघन है, ये भ्रष्टाचार है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के मजदूर संगठनों को बताए कि वो पैसा कहाँ गया। ये बताइए कि क्या फॉर्मल कोई इस बारे में कोई रिट दायर की गई, कोई एप्लीकेशन दिया गया सरकार को कि वो बताए कि कितना पैसा है उसमें और क्यों नहीं खर्च किया गया या कैसे खर्च हो रहा है? हमने ये रिट फाइल किया है, हमने ये जनहित याचिका बम्बई हाई कोर्ट में की है, और वो केस अभी भी चल रहा है। और अभी हम कब किया था ये हम लोगों ने मई के महीने में किया था। और लेकिन उसमें सरकार कह रही है कि हाँ, हमने 300 करोड़ रुपए बांटे, हमने 20,000 वर्कर्स को दिया है, वगैरह वगैरह की बातें कही। हमने सरकार को ज़मीन से एविडेंस उठा करके दिया है कि आप जिसको पैसा दे रहे हैं असली मजदूरों तक वो नहीं पहुँच रहा। जो मजदूर भूखा प्यासा बैठा हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद पड़े हुए हैं कोविड में, उनके पास ये पैसा नहीं पहुँचा है। आप एक विशेष व्यवस्था करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें, जो भी करें, लेकिन उन तक पैसा पहुंचाएं, वो पैसा नहीं पहुंच रहा है। मिनिमम वेज में बहुत सारी ट्रेड यूनियन ऐसा है कि वो कह रही हैं कि 25,000 चाहिए। कुछ ट्रेड यूनियन, कुछ ऐसे संगठन है जैसे मासा वगैरह का संगठन है, वो 25,000 कह रहा है। जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं, C2, एटक और HMS, ये सारे लोग कह रहे हैं कि कम से कम 18,000 तो मिलना चाहिए। जी जी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, तो WPC का कहाँ पे क्या स्टैंड है? मिनिमम वेज का क्या आप लोगों की अवधारणा है? देखिए, हमारा 2 स्टैंड है इसको लेकर के। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं एक ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद कराता हूं आपको। उसमें ये कहा गया था कि अगर इस देश में किसी को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो वो देश का बंधुआ मजदूर है। हम ये कह रहे हैं कि आज देश में पूरे असंगठित क्षेत्र में किसी को भी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। हमारा 2 स्टैंड रहा है। हमने ये कहा है कि इस देश में वो मजदूरी लागू हो जो एक सरकारी विभाग में एक चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को मिलती हो। वो जो भी मजदूरी हो, वो 25,000 हो, 30,000 हो, वो जो भी हो, लेकिन जो सरकार में जो बैठा एक चतुर्थ वर्ग का जो कर्मचारी है, जो उसको जो वेतन मिलता है, वो वेतन मिलना चाहिए देश के सारे मजदूरों को। एक तो ये बात हमारा पोजीशन है। दूसरा पोजीशन हमारा ये है कि दिल्ली में जब हम लोगों ने मजदूरी बढ़ाई थी 2015 में, अरविंद केजरीवाल की जब नई सरकार आई थी, तो हमारे पास एक मजदूरी को तय करने का एक हमारे पास फ्रेमवर्क है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। और आप जानते हैं कि भारत की जो मजदूरों की संसद है उसको कहते हैं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने 1957 में, 15वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में ये तय किया था कि मजदूरी मापने के क्या मापने हैं। उसमें रोटी, कपड़ा, मकान, गैस का चूल्हा, एनर्जी, आपका शिक्षा, कपड़े सब हैं उसमें। हमने उस मापने से, उस पायदान से मजदूरी जोड़ी थी। 2015 की मैं बात कह रहा हूं। और उस टाइम में 15,000 रुपये मजदूरी अनस्किल वर्कर्स की निकल के आई थी। 14,200 कुछ रुपए थे वो निकल के आई थी, और स्किल वर्कर की जो मजदूरी थी वो 17,000 कुछ रुपए निकल के आई थी। मैं आज से करीब 5 साल पुरानी बात कह रहा हूं। तो अगर उस कैलकुलेशन से अगर हम चले, जो सरकार का ही है, मेरा नहीं है, वो सरकार के ही लीगल फ्रेमवर्क से अगर हम चले, तो आज कम से कम 25,000 रुपये मजदूरी तो होनी ही चाहिए। अगर मैं वहाँ के इन्फ्लेशन को देखूँ, महंगाई को देखूँ, समय को देखूँ, तो 25,000 से नीचे तो कोई एक परिवार जी नहीं सकता है। तो ये 2 हमारा स्टैंड है। एक आखिरी सवाल चंदन जी आपसे करने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत बड़ा, जिन सेक्टर के लिए आप काम कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं आप लोग पिछले 7 साल से, उस पर सबसे बड़ा विपत्ति इस समय लॉकडाउन के समय आई है। बहुत सारा मानवाधिकार उल्लंघन भी हुआ उनके साथ, उनको रेंगने पर मजबूर किया गया, उनको घरों से न निकलने देने के लिए मजबूर किया गया। बहुत सारी उनके साथ दिक्कतें हुई, उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, ट्रेनें रोक दी गईं तो घर भी नहीं जा सकते थे, बॉर्डर सील कर दिए गए और उनकी नौकरियां चली गईं। एक बहुत बड़े अमानवीय संकट, बहुत बड़ा ये अमानवीय संकट था। इसको लेकर के बहुत सारे ट्रेड यूनियनों का कहना है कि इनको इंटरनेशनल स्तर पे भी ILO वगैरह में इनको खींचना पड़ेगा इस सरकार को, क्योंकि सरकार बिल्कुल उसकी मंशा दिख रही है कि वो मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना चाहती।
जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने जी। इस बात का संकेत दिया कि उसने संसद में कहा भी कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि हाँ हम आंकड़े जुटाएंगे। माने उसके जवाब देने का जो तरीका है उससे ही ये साबित हो जा रहा है कि उसको कुछ नहीं करना, उनका इंटेंशन ही नहीं है कुछ देने का, इंटेंशन ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सवाल है आपके सामने कि क्या इंटरनेशनली आप लोग कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे तो ये है कि देश के जो केंद्रीय श्रम संगठन हैं, जैसे CITU हैं, HMS हैं, ATAC हैं, BMS हैं, इन सब लोगों ने मिल करके लिखा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो डायरेक्टर हैं गाई राइडर जी, वो गाई राइडर जी ने पहली बार, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरी जानकारी के हिसाब से, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और उन्होंने कहा कि आप जो श्रम कानून ख़त्म कर रहे हैं ये मत कीजिए, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर हैं ILO के, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के। और बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप एक बेसिक प्रिंसिपल है, जो हमारे जो बेसिक बुनियादी सिद्धांत से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बना है उसका उल्लंघन कर रहे हैं आप। तो उसका कोई जवाब तो हमें नहीं देखने को मिला कि कभी प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसके बारे में सरकार को चेताया है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बात हो रही है, मोदी जी का एक ग्लोबल चेहरा भी है, बड़े बड़े बिजनेसेस आ रहे हैं काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम आज लोकली, हमारे देश में पर्याप्त कानून है संदीप जी, अच्छे कानून हैं, वो कानून अब ख़त्म हो गए अभी पिछले हफ्ता, लेकिन जो कानून थे वो कानून अपने आप में बहुत मतलब उसकी अपनी एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी। वही एक उम्मीद थी। मतलब कुछ नहीं से कुछ बेहतर वाली बात है। कुछ तो था हमारे पास में, हमारे पास एक हथियार तो था कि हम कोर्ट जा सकते थे, हम लड़ाई कर सकते थे, हम डिमांड कर सकते थे कि क्यों फला कंपनी ने, जब वो कंपनी जर्मनी में भी धंधा करती है तो सारे सब कुछ देती है, जब वो भारत में आती है उसको लगता है कि अरे यहाँ का तो मजदूर भूखा नंगा है, कुछ भी दे दो, कोई क्या फ़र्क पड़ता है, कौन हमसे सवाल करेगा। तो हमारे पास जो कुछ हथियार थे वो भी सरकार ने वो हथियार हमसे छीन लिए। अब मुझे लग रहा है कि इससे आगे भी जाने की लोग तैयारी कर आगे चल गए हैं। मुझे लग रहा है कि आज जो कानून पास हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अनेकों कन्वेंशन जिसका भारत सिग्नेटरी है उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। मुझे पता नहीं है कि ILO अभी क्या पोजीशन लेगा, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एकदम एक मायूसी, एक कहीं ठंडी खामोशी मुझे दिखती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी सोच रहा है कि हमें क्या बात करनी है। यहाँ का मजदूर संगठन तो पहले ही से बॉयकॉट कर रहा है, आप जानते हैं इन चीज़ों को लेकर के। लेकिन सवाल यही है कि जब तक हम आज संगठित नहीं होंगे तब तक कोई कानून, कोई ILO हमारी मदद नहीं कर सकता है। इस देश का मजदूर वर्ग को समझना होगा, उसकी राजनीतिक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, उसका राजनीतिक शिक्षा बढ़ानी होगी, और जिस दिन वो संगठित हो गया तो फिर मुझे लगता है कि सारे कानून पॉलिसी दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये आखिरी सवाल था, लेकिन अब बस ब्रीफ में एक चीज़, क्या आप लोग, जैसा आपने लास्ट में कहा, ये बहुत अच्छी कहा कि बात कही कि कोई मदद नहीं कर सकता है, अगर मजदूर वर्ग अपनी मदद नहीं खुद करेगा तो वो कोई मदद नहीं कर सकता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि मजदूरों के बीच में राजनीतिक चेतना का प्रसार हो। जरूर। तो क्या WPC का एजेंडा है, WPC इस तरह का कोई कार्यक्रम हाथ में ले रहा है या लेने की योजना है या ऐसा सोचता है? WPC जो है, बहुत सारे छोटे छोटे श्रम संगठन जो पूरे देश भर में हैं, जो किसी बड़े ट्रेड यूनियंस का पार्ट नहीं है, हमारा कोशिश वही है, हम वर्किंग क्लास सॉलिडारिटी के साथ में हैं। हम किसी यूनियंस को हम नहीं चाहते हैं कि हम किसी दूसरे संगठन के लोगों को, हाँ बिल्कुल, माने सहयोग बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि जो छोटे छोटे संगठन जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम, इनके पास कोई सॉलिडारिटी नहीं है, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको साथ में लाया जाए। और आने वाले समय में जो हमारी दो मुख्य लड़ाई होने वाली है, जो भी हम बात कह रहे हैं, और इसके बारे में आपको और भी जानकारी देना चाहते हैं। एक मजदूरों का आवास का अधिकार, हम कह रहे हैं वर्कर्स हाउसिंग, मजदूरों का घर और मजदूरों का स्वास्थ्य, ये दो हमारे मुख्य मुद्दे होने वाले हैं, जिसमें मजदूरी हमारा केंद्र बिंदु होगा। तो हमारी मजदूरी, मजदूरों का स्वास्थ्य, मजदूरों का घर, ये तीन हमारा मुख्य अभियान होगा। और हम पूरे देश में, पूरे संगठनों के पास में, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथियों के साथ भी सबके साथ वार्तालाप करके एक बड़ी सॉलिडारिटी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने अभी आवास की बात कही, आवास की समस्या को लेकर के मोदी सरकार ने लॉकडाउन जो ही ख़त्म हुआ है, पहला अनलॉक जब शुरू किया है, उसके बाद से सीरीज़ में उन्होंने झुग्गियों को तोड़ने का काम शुरू किया है। दिल्ली में कम से कम 5-7 झुग्गियां तोड़ी गई हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मरहम लगाने के बजाय उसने आदेश दे दिया कि 48,000 झुग्गियों को, वो तो अभी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, लेकिन वो बहुत ही सीमित समय के लिए है। अभी सरकार ने खुद ही कहा है कि हम इस पर एक मास्टर प्लान लेकर के आएंगे, कोई प्लान लेकर के आएंगे, तब माने ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। तो ये आवास की समस्या की बात तो आपने सही कही, और आवास के मसले को इस लेबर कोड में जो भी वो हुआ है उससे उसको हटा दिया है, क्या ये सही है? ये एक सच्चाई है। सच्चाई ये है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमेंस एक्ट में एक कुछ नहीं था, फिर भी एक था कि
आवास का अधिकार जो है वो एक बेसिक सिद्धांतों में से था। लेकिन जैसे मैंने कहा अभी कि उसके सारे थ्रेशोल्ड खत्म, उसकी सीमितताएं खत्म कर दी गई हैं। तो किसी भी प्रवासी मजदूर को जो थोड़ी बहुत हमारे पास टूल्स थे, जो हथियार थे कि हम कह सकते थे कि आप इस मजदूर को अगर इस राज्य से लेकर के आए हैं तो घर दिलाना आपके अधिकार है, अब वो सारी चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। तो आवाज़ खत्म कर दी। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अभी मजदूरों का घर टूट रहा है, रेलवे की जो ज़मीन की बात चल रही है, आपको पता है कि 46,000 झोंगियों को तोड़ने का जो आदेश आया है, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक वक्त है। रेलवे का निजीकरण हो रहा है और रेलवे के ज़मीनों को खाली कराने की बात हो रही है। क्रॉस सेक्टर सोलिडारिटी, आज असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र मिल के लड़े। आज असंगठित क्षेत्र कहे कि नहीं, हम रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे, और रेलवे यूनियंस के साथी कहें कि नहीं, ये सारे मजदूर हमारे भाई हैं, ये शहर का पूरा आर्थिक व्यवस्था चलाते हैं, इनका घर हम टूटने नहीं देंगे। तो ये क्रॉस सेक्टर सोलिडारिटी अगर हो गई तो सरकार बिल्कुल छटपटाएगी। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया वर्कर्स यूनिटी से बातचीत करने के लिए चंदन जी। आप लोग वर्कर्स यूनिटी के यूट्यूब को देखते रहिए, जुड़े रहिए। खबरें देखने के लिए workersunity.com पे जाइए और फेसबुक लाइव हम लोग करते रहते हैं, उससे जुड़े रहिए। नमस्कार।